अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, बर्रे सग़ीर पाक हिंद में क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि लाइफ लाइन समझा जाता है, और अगर मैच हो इंडिया और पाकिस्तान का तो माहौल दोनों तरफ एक जंग का सा होता है। लेकिन शुमाई किस्मत कि अवाम जिस तेज़ी से, जिस बेचैनी से इस वक्त आईसीसी चैम्पियनशिप का इंतज़ार कर रही है, भारत ने इस वक्त पूरे रंग में भंग डाल दिया। पूरा माहौल जो है उसका सत्यानाश कर दिया और उसने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी उनका यही एक नैरेटिव, और एशिया कप में भी हमने देखा कि पाकिस्तान वो ना आया, और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है श्रीलंका में उसने अपने मैचेस खेले। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान जब और सारी चीज़ें बहुत कॉमन उसमें ली जाती हैं तो क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए हालात को और बेहतर किया जा सकता है। वो क्या अवामिल हैं जिसमें भारत, इससे पहले हम देखते थे कि जनाब दौरे होते थे, सारी चीज़ें होती थी, न सिर्फ क्रिकेट टीम बल्कि उनकी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसने उनको भी रोका इससे पहले, और फिर कबड्डी के जो चैंपियनशिप पाकिस्तान में होना थी उसमें भी नहीं भेजा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी एक इंतहाई सख्त इस वक्त नैरेटिव है कि जनाब खेल होगा तो पाकिस्तान में ही होगा, और अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया तो फिर आइंदा पाकिस्तान भी भारत कोई मैच खेलने नहीं जाएगा। लेकिन इस दोनों तरफ जब हम देख रहे हैं कि सूरत हाल इतनी संगीन अगर इसे कहा जाए, तो इसमें जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके ऊपर भी एक दबाव, और वो न सिर्फ ये दबाव इस वक्त दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके ऊपर भी डाल रहे हैं, और आईसीसी के ऊपर भी ये दबाव इस वक्त डाला जा रहा है कि जनाब ये इतना पैसा, अरबों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो भी यकीनन ज़ाया नहीं होने दिया जाने देंगे। तो ऐसे में सूरत हाल क्या है, भारत के इस वक्त अहदाफ क्या हैं, उसकी हिकमत अमली क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से इस चैम्पियनशिप को मुनक़िद, न सिर्फ इस चैम्पियनशिप को बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कम अज़ कम खेलों के जो मामलात हैं उनको खेल के तौर पर ही लिया जाए, उनको उनके ऊपर सियासत ना की जाए। आज इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अब्दुल गफ्फार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप भी मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। गफ्फार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त शेड्यूल है 19 फरवरी 2025 से 9 मार्च 2025। पाकिस्तान न सिर्फ होस्ट है इस आईसीसी चैंपियनशिप का बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन भी। ये रंग में भंग क्यों डाला इस वक्त भारत ने, उसके असल प्रॉब्लम क्या है भारत का? अगर वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात करते हैं तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा बांग्लादेश और इंग्लैंड, ये टीमें पाकिस्तान का कामयाब दौरा कर चुकी हैं, और विद इन द पाकिस्तान मेरे ख्याल से 9 एडिशन हमने पीएसएल की भी बड़े सक्सेसफुली किए हैं। तो क्या मकसद क्या है इस वक्त भारत का? देखिए, भारत की पॉलिसी ये रही है कि नो पाकिस्तान, नथिंग विद पाकिस्तान, और ये पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा उन्होंने करना शुरू कर दिया। और जब चैंपियंस ट्रॉफी एलोकेट हुई थी सितंबर 2021 में पाकिस्तान को, उस वक्त से उनके किसी न किसी मिनिस्टर ने ये कहना शुरू कर दिया था। अक्सर वो अपने मीडिया से ये फ्लोट करवाते थे खबरें कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने किसी भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में सितंबर 2021 के बाद से आज की तारीख तक 9 बोर्ड मीटिंग हो चुकी हैं आईसीसी की, उसमें कहीं पे भी उन्होंने हिंट नहीं दिया। वो हमेशा ये कहते थे कि ये इम्प्लाई कर लें आप कि हमारी शिरकत या पाकिस्तान जाना गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत है। और उन्होंने पाकिस्तान को पिछले साल एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल कराने पर मजबूर किया। फिर पाकिस्तान की टीम ने अच्छा जेस्चर दिखाते हुए इंडिया गया, पाकिस्तान 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला। उस वक्त तक पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये रेसिप्रोकेट करेंगे, ये बदले में हमारे पास भी आएंगे और हमारे यहाँ भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। लेकिन उन्होंने आईसीसी को ये बता दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेज सकते, इसलिए कि हमें गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं मिली। और गवर्नमेंट का ज़ाहिर मकसद पॉलिटिक्स मिक्स करना है। वहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं 23 नवंबर से। मोदी साहब अपनी अक्सरियत इस इलेक्शन में काफ़ी कुछ खो चुके हैं, बड़े लाले पड़े थे उनकी गवर्नमेंट को कि वो सस्टेन कर भी पाएंगे, दोबारा उनको गवर्नमेंट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन उन्हें इतनी मेजॉरिटी थी कि उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। अब वो महाराष्ट्र में शिवसेना के अगेंस्ट हैं, कांग्रेस की भी वहाँ अच्छी पोजीशन है। तो 23 नवंबर से पहले वो ये कैसे कह देते कि हम अपनी टीम भेजने के लिए तैयार हैं? उनकी मकबूलियत, उनका वोट बैंक, उन्हें खदशा था कम होगा, और यही एक सियासी वजह है, और ये सियासत के जरिए ही सही हो सकती है चीज़। यानी गफ्फार साहब, अब सूरत हाल आपके सामने है, आईसीसी का क्या इसमें किरदार
होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन? क्योंकि सियासत की बात की तो नरेंद्र मोदी की काबीना के वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनके साहबजादे जय शाह, जो कि इस वक्त बीसीसीआई के चेयरपर्सन हैं और आइंदा माह मेरे ख्याल से दिसंबर में वो आईसीसी के चेयरपर्सन भी बन जाएंगे, उसकी सदारत सरबराही भी वो संभाल लेंगे। तो पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है। अब क्या इसको रीशेड्यूल होना चाहिए था? ये 25 नवंबर या महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस हैं इनके बाद होना चाहिए था या क्या है? क्योंकि ये तो पहले से ही पता थी सारी चीज़ें। ये तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि वहां पे भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ही बिकता है। देखिए, शाहिद हाशमी साहब ने बड़ी अच्छी डिटेल्स, सारा बैकग्राउंड और सारा इसकी इनसाइट बताई। उसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आईसीसी ने जब पाकिस्तान को ये राइट दिए थे तो क्या उस पर आईसीसी को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान भारत का क्या प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं भारत को जब ये पता था? अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ ना रिव्यू करने की जरूरत है। ये जो सूरत हाल है, ये जो मैच क्रिएट हुई है, ये जो एक बड़ी कहते हैं ना क्रिकेट के लिए भी एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। दुनिया में किसी खेल में ऐसा तमाशा नहीं होता कि उसके वर्ल्ड कप या उसके जो मार्की इवेंट हैं, जो फ्लैगशिप इवेंट है, उनके अंदर इस तरह की सूरत हालों के खुद आप देखें बेबसी आईसीसी की कि पाकिस्तान में खुद उन्होंने होस्टिंग राइट दिए, खुद उनके डेलीगेशन ने आके पाकिस्तान तो क्लियर किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जिनकी ट्रैवल एडवाइजरीज यकीन तौर पर पाकिस्तान, भारत जैसे साउथ एशिया किसी मुल्क से ज्यादा बड़ी तकड़ी होती है। अगर कोई जरा सा खतरा हो तो वो अपनी किसी शहरी को भी ट्रैवल ना करने दें, टीम तो दरकिनार। तो ऐसे लगता है जैसे कि बाकायदा इसका अमली सबूत मिल गया कि भारत के हाथों जो है ना वो आईसीसी यरगमाल बना हुआ है। ये कैसे मुमकिन है कि 8 में से 7 टीमें बशमूल मेजबान वहां पर जो है वो खेलने के लिए तैयार हो, माहौल सेट हो, और एक बोर्ड सिर्फ ये कह दे कि जी हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। आई थिंक इसके ऊपर जितनी हम बहस कर लें, आखिर में होना वही है जो भारत की पोजीशन है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग, अनलेस कि कोई बहुत मेरेकल हो जाए, कोई निगोशिएशन हो जाए, कोई लो दो की पॉलिसी हो जाए, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि आप इस चीज को ना आईसीसी या मेंबर बोर्ड इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें। वो मुस्तकिल हल शायद ये भी हो सकता है कि जब आप पाकिस्तान इंडिया को मेजबानी दें तो अब ये तय हो जाए कि अगर इस बार भारत नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी भारत कभी नहीं जाएगा, और फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेगा। और फिर जाहिर बात है इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इससे चीजें आगे पीछे जरूर होती हैं, इसमें क्रिकेटिंग एंगल्स भी आते हैं, क्योंकि आप देखें ना कि एक टीम 6 की 6 टीमें 7 टीमें पाकिस्तान में खेल रही होंगी, बट एक टीम सिर्फ दुबई में खेलना चाह रही होगी। कल को पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में सारे मैचेस या श्रीलंका में खेलेगा। तो ये मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, क्योंकि भारत ने करने वही है जो उन्होंने करना है, उसकी कोई वजह नहीं हो सकती। जो कि आईसीसी के क्लॉज में चीज मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट है वो मना कर दे तो फिर बहुत कम चांस रह जाता है आईसीसी के पास भी कि वो बायलैटरल की तरह आईसीसी इवेंट के अंदर पुश करे। हाँ, ये जरूर है कि मुनासिब और एक माकूल वजह देनी होती है, लेकिन जिस तरह की भारत की पोजीशन है, मैं वही तो जानना चाह रहा था सर, वो जो मुनासिब और माकूल वजह क्या दी जाएगी वहां से? वो कभी भी ये तो नहीं कि हमारी इलेक्शन है और हम पॉलिटिकली उसको वो मोटिवेट करेंगे, वो तो कभी भी इमरान वो सिक्योरिटी होगी, क्योंकि उनको सिर्फ यही वजह दे सकते हैं और कोई वजह है नहीं। लेकिन आप ये देखें ना आईसीसी की बेबसी, टेक्निकली जब आईसीसी ने उनके डेलीगेशन ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी को क्लियर कर दिया है तो उसके बाद आईसीसी का ये इवेंट है, याद रखिएगा, फ्लैगशिप इवेंट इसको कहते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसी वजह से कि ये आईसीसी इवेंट कराता है, हम उसके सिर्फ मेजबान हैं। तो जब आईसीसी ने मंजूरी दे दी है, होना तो ये चाहिए इन आइडियल वर्ल्ड कि अगर एक टीम नहीं खेलती, आईसीसी के तमाम क्लियरेंस के बावजूद, गवर्नमेंट स्टेट गेस्ट उनको दर्जा दिया जाएगा, उसके बावजूद नहीं खेलते तो फिर उनको निकाल दिया जाए। लेकिन फिर एक रियलिटी है कि इंडिया के बगैर, पाकिस्तान दोनों के बगैर ही कोई आईसीसी इवेंट का वजूद ही नहीं है, खसूसी तौर पर भारत के बगैर और पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर भी। तो अब शाहिद हाशमी साहब भी मौजूद है, मुझे तो खुद ये कंफ्यूजन से समझ नहीं आ रही कि अगर हाइब्रिड भी होता है तो पाकिस्तान तो नहीं खेलना चाहेगा भारत से दुबई में, ना भारत पाकिस्तान से खेलना चाहता, तो बहुत खिचड़ी बनी हुई है। और 22-23 नवंबर को, इमरान ये भी याद रखिएगा, 22-23 नवंबर को तो 90 डे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसमें हर हाल में आपको ब्रॉडकास्टर को, कमर्शियल स्पॉन्सर्स को अनाउंसमेंट करके देनी है, वरना आपके इवेंट की डिवैल्यू शुरू हो जाती है। तो आईसीसी इस पर शदीद जो है ना वो एक कंफ्यूजन और एक मसले में शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह भारत की हटदर्मी है। ठीक, बहुत अच्छा आपने पूरे इस मामले को एक्सप्लेन किया शाहिद हाशमी साहब। अब ये बताइएगा कि किस तरीके से वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि हम तो फिर बात की बात होगी ना कि हम किस तरीके से, हम भारत नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। अगर उनकी हटदर्मी है तो हम भी जो एक हार्ड लाइन ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर क्या होगा? कुछ लो और दो के ऊपर बात हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिस्कस हो रहा होगा ना, चाहे वो हाइब्रिड के ऊपर हो या फिर जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचेगा इंडिया के यहाँ पर ना आने का, उसको किसी तरीके से उसकी जरतलाफी की जाएगी, उसको अकोमोडेट किया जाएगा। कहीं ना कहीं तो बात हो रही होगी किसी मॉडल पे। बिल्कुल, बातचीत तो दरूने खाना हो रही होगी, ईमेल्स का तबादला भी हो रहा होगा।
लेकिन देखें इसके 2-3 ही ऑप्शन है। एक तो पाकिस्तान ये बात मान जाए कि हाइब्रिड मॉडल पे करा लें तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है। नंबर 2, अगर कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल आए, मोदी साहब नवाज शरीफ साहब का कोई राब्ता हो, जो कि हालिया जिस तरह सिचुएशन चल रही है, जिस तरह हमारी स्टैब्लिशमेंट साफ मना कर रही है कि भारत से बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होगी, भारत भी उस तरफ से मना कर रहा है, तो शायद फिर ये वजह ना ये भी वजह ना हो सके, ये ऑप्शन भी ना हो सके। नवाज शरीफ साहब फ़ोन करें, मोदी साहब लाहौर आ जाएं या नवाज शरीफ चले जाएं या कोई चला जाए, या बातचीत इतनी आगे बढ़े कि पाकिस्तान मोदी साहब से ये कहे कि आप अपनी टीम भेजें, ताकि ये एक पहला ओवरचर तो हो पॉलिटिकल रिकन्फर्मेशन की तरफ या पॉलिटिकल रेफ्रोशमेंट की तरफ पहला कदम जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा तो ये होता कि भारत से कोई आता, वो स्मॉग भी साफ करते, वो दिल भी साफ करते, और क्रिकेट होती, क्रिकेट को निशाना ना बनाया जाता। तो सारी तरफ से सबको प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल ब्रॉडकास्टर को भी लॉस होगा, जिसने 23 मार्च 2024 की अपनी जो रिपोर्ट दी है, उसमें एक साल में उससे 24,500 करोड़ भारतीय रुपयों का नुकसान हुआ है पिछले एक साल में। तो उसको भी नुकसान हो रहा है, आईसीसी को भी नुकसान होगा, और पाकिस्तान को $65 मिलियन मिलने वाले हैं होस्टिंग राइट्स के, वो भी लॉस हो सकता है। तो कोई ना कोई रास्ता बीच का निकालना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को और आईसीसी को बैठकर। आईसीसी का तो इसमें इतना कोई पावर नजर नहीं आता, वो भारत के आगे बिल्कुल बेबस नजर आती है, और इसीलिए 2011-2012 आईसीसी इस वक्त भारत के आगे बेबस है। लेकिन फिर जब आईसीसी का सरबराह खुद एक भारतीय बन जाएगा और उनके पास ये चला जाएगी उसकी सदारत, उसकी सरबराही, तो मामलात और क्या हो सकते हैं, इन्हीं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी शाहिद हाशमी और अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके हवाले से और जो भारत की इस वक्त हिकमत अमली है, बल्कि हट धर्मी जिसे कहेंगे, उससे पूरे क्रिकेट का कितना नुकसान और शायकीन क्रिकेट की जो मायूसी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा हाशमी साहब, पहले तो ये भी ज़रा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी रिपोर्ट हो रही हैं, अगर हाइब्रिड उसकी बात करते तो जो 3 शेड्यूल मैचेस हैं उनमें से जनाब एक मैच जो है वो भारत पाकिस्तान में आकर खेले, लाहौर में आकर खेले, और उसके बाद फौरी तौर पर या तो वो इंडिया चला जाए या फिर यूएई चला जाए। उसके बाद अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर वो यूएई के अंदर मैच रखा जाए हाइब्रिड में, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो लाजमी पाकिस्तान में हो। कुछ इस तरह की चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं हाशमी साहब। बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी मर्जी जो चाहे रिपोर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा, कुछ ने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। मरीख तक ले जाए इसको। चले जी गफ्फार साहब, क्या कहेंगे, आपको किन ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है इस वक्त? नहीं, शाहिद भाई ने भी वो मीम देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसे ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोशिएशन कह लें या कोई लीगल या सेंस शुड प्रिवेल जो हम कहते हैं वो सूरत हाल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त अब बड़ा कम बचा है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इवन जो होस्ट होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको 90 दिन के अंदर तो अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। 22-23 नवंबर को शेड्यूल
हार्डली अनाउंस कर देना चाहिए आईसीसी को, लेकिन क्या अनाउंस हो पाएगा? यकम तारीख से आपने भी सही मेंशन किया कि जय शाह साहब की एंट्री हो जाएगी, तो मामला आगे चल के जो है वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल जो है इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं, और शायद पाकिस्तान के पास आखिर में एक हाइब्रिड का मॉडल ही बचेगा, और जिसके बाद फिर हम शायद आगे जाके खुद भी ये डिमांड कर सकें। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? जो अगली सीरीज हैं, जो अगले मैचेस हैं, और जो जिसमें मेजबानी भारत के पास होगी, पाकिस्तान फिर वही एक गुड जेस्चर जो है वो शो करेगा। जी हाशमी साहब, जरा इसके ऊपर भी कुछ बात हो जाए, तो इससे हमारे लिए क्या सीख है, पीसीबी के लिए क्या सीख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस मौके पे डटा रहा, नहीं गया पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर जाहिर है अगले साल एक तो एशिया कप होना है, उसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एशियन क्रिकेट काउंसिल से ताल्लुक है। एक एशिया कप उन्होंने कराना है, एक उन्होंने खवातीन का 50 ओवर वर्ल्ड कप 2025 में कराना है, फिर 2026 में उनकी मुश्तरका मेज़बानी है T20 वर्ल्ड कप की, भारत और श्रीलंका की। उसमें आप एक ये रास्ता निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो श्रीलंका में खेल ले, लेकिन उसका भी फाइनल फिर अटकेगा अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये एक मामला बहुत अरसे से चल रहा है, इसका कोई ना कोई हल आईसीसी को निकालना चाहिए था, लेकिन आईसीसी भी अपने पैसों पे रिलाई करता रहा। लेकिन एक बात हाशमी साहब, एक बात बड़ी अंडरस्टूड है कि इसका फैसला जो है वो बोर्ड्स के लेवल पे नहीं होना, इसका फैसला जो है वो सरकारी सतह के ऊपर होना है, हुकूमतों के लेवल के ऊपर होना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और भारतीय हुकूमत ने क्लियर करना है। पाकिस्तानी हुकूमत ने तो हमेशा क्लियर किया है, बावजूद इसके कि बिलावल साहब जो हमारे वजीर खारजा थे पिछले साल, वो गए गोवा में, उन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वहाँ पर उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अक्टूबर से थोड़ा पहले उन्होंने पाकिस्तान की टीम को क्लियरेंस दी। उन्होंने कहा कि हम खेलों में सियासत मुलव्विस नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान अपने तौर पर तो करता रहा है, अब ये भारतीय हुकूमत के ऊपर है, उनकी सियासी इससे एक राब्ता भी जुड़ा, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट वो करके अपनी सियासत चमकाते हैं। खुसूसन जो मौजूदा हुकूमत है वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट लगाकर चलती है आगे, और उसी बुनियाद पर उन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन भी जीतना है। वहाँ के मुबसरीन, वहाँ के साफ़ी ये कहते हैं कि अगर इस वक्त वो इजाज़त दे देंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह शिकस्त हो जाएगी, इसलिए कि सामने शिवसेना की पार्टी का भी यही हिकमत अमली रहती है कि वो भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट और एंटी पाकिस्तान जो बयानिया है उसको प्रमोट करके अपने इलेक्शन गफ्फार साहब, जैसे कि हम इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये अवामी सतह पे भी डिस्कशन हो रहा है, भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, वहां की जनरल पब्लिक ओपिनियन इस वक्त क्या है? वो क्रिकेट को क्रिकेट समझ रहे हैं या फिर वही शिवसेना और आपके बीजेपी के हवाले से देख रहे हैं, इलेक्शन के तनाजुर के हवाले से देखा जा रहा है, वो नेशनलिज्म सो कॉल्ड जो है उनका, उसके हवाले से देखा जा रहा है? देखिए, जब भी आप ये वाला पार्ट जब आपके कहीं डिजिटल पे अपलोड होगा तो आप देखिए कितने कमेंट्स के नीचे आएंगे आप मेरे खिलाफ, स्पेशली जब ये बात बोलूंगा। आप देखें 15 साल में पूरे भारत का जो ज़हनी जो उनकी सोच है वही तब्दील कर दी गई है। आप देखें कि वहाँ के क्रिकेटर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। मदन लाल को मैं सुन रहा था, हरभजन सिंह को सुन रहा था, हमारे यहाँ एक क्रिकेटर ऐसा नहीं है, चाहे वसीम अकरम से लेके आप बिल्कुल नीचे क्लब क्रिकेटर तक आ जाए और फिर आवाम तक आ जाए, हमारे ग्रेट वसीम अकरम से लेके एक पूरा मैं अहाता कर रहा हूँ, सब चाहते हैं क्रिकेट हो। लेकिन वहां पे एक अजीब किस्म की जो है ना वो एक मनी पावर, एक वही माइंड डेवलप हो गया जी कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। ये एक बड़ी सिक मेंटेलिटी है जिसका मतलब मैं कसूरवार जो है ना वो नौजवानों को नहीं कहूंगा। आप देखिए फिफ्थ जनरेशन वॉर वैसे भी चल रही है, आपको पता है कि अभी डिजिटल के ऊपर जब आप एक ट्वीट करें उसके नीचे कमेंट आ जाएंगे, वो कौन लोग हैं, कैसे आए, वो आपको कुछ पता नहीं होगा। ये इंडिया से आपको हर प्रोग्राम के नीचे आपको मिलेंगे और वो आके सिर्फ जो है ना वो आपको बुरा भला कहेंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आईपीएल की कामयाबी उसके बाद, हालांकि वो ये जब ये बातें करते हैं बहुत सारी, तो हमारा तो ये जवाब होता है कि देखिए ना तो हम आपके साथ खेलते हैं ना हम आईपीएल में खेलते हैं, तो हम तो वाइट बोर्ड है जो इंडिपेंडेंट है और बड़ी खुददारी से खेल रहे हैं। लेकिन यही चीज शायद उनको हजम नहीं होती और मौके की तलाश में थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो बस इसके रंग में भंग डाला जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बड़ा शाहिद साहब, एट व्हाट कॉस्ट? जाहिर है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कमर्शियल इंटरेस्ट है और कमर्शियलिज्म इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, तो आखिर में तो फिर प्रिवेल कमर्शियल इंटरेस्ट को ही करना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होगा और फिर अगर भारत सिर्फ पॉलिटिकल साइड को लेकर ये सारी चीज़ें अगर करता है तो उसका ओवरऑल जो क्रिकेट इंडस्ट्री है, जो क्रिकेट एज ए प्ले है और शायकीन, वो क्या तासुर छोड़ेगा फिर? देखिए, तासुर तो बहुत ही बुरा है। लोग भी चाहते हैं, इंटरनेशनली भी आप देखें, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बाहर भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए,
जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे ये एक्सपर्ट्स रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तानी, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। वो तो जब इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होती है तो साथ साथ बैठ के बड़े मज़े लेते हैं इन मैचों के, और पाकिस्तानी शायकीन को वो चिढ़ाते हैं कि भारतीय टीम से हम हार जाते हैं, हम वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाते, हम T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच जीते हैं। तो बड़ी अच्छी तफरीह रहती है। तो ये पॉलिटिकल एक इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आ गई, उसके बाद कमर्शियल वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें सब पीछे चली जाती हैं। आईसीसी को जाहिर है इसके ऊपर बड़ा लॉस होगा, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये मैच हो जाए, लेकिन वो भी इस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। ठीक। और जाते जाते गफ्फार साहब, एक ज़माना था कि जनाब जो क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए जो पॉलिटिकल टेंशन होती थी उनको दूर करने की कोशिश की जाती थी, उस पॉलिटिकल टेम्परेचर को हैंडल किया जाता था क्रिकेट या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से। लेकिन यहाँ तो उस स्पोर्ट्स के अंदर ही सियासत आ गई है। ये तो बहुत ख़तरनाक रुझान है, और मेरे ख्याल से फिर टनल की दूसरी तरफ शायद कोई रोशनी भी नहीं है इन हालात में। बिल्कुल आपने ठीक तस्वीर किया, और मुझे भी बात इसी में आपकी बात जो छुपी है, यही आखिरी एक हमारे पास ऑप्शन भी है, उम्मीद की किरण भी, कि शायद वहाँ की हुकूमत को, हमारी हुकूमत तो देखें तैयार है, हम तो अभी भी खेलने को तैयार हैं, हम बुलाने को भी तैयार हैं, कल को जाने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन वहाँ क्या सोचा जा रहा है, शायद मे भी जितना शाहिद साहब ने कहा कि अभी इलेक्शन खत्म हो तो क्या पता वहां पे उसके बाद इतनी पावर आ जाए और कुछ उनको सियासी जरूरत पड़ जाए कि जी कोई पॉपुलर डिसीजन करना है, कोई एक अपने वोटर को नई चीज उन्होंने बेचनी है, या उसको नए कहते हैं रैपर में, तो शायद वो कुछ क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे कुछ चीज कर। लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम जरूर है कि बायलेटरल सीरीज नहीं है जिसका फैसला आखिरी चंद दिनों में हो जाएगा। यहाँ पर एक पूरा आईसीसी का सेटअप इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व है, तो जो होना है मेरे ख्याल में हद हो गई। शायद दिसंबर के मिड तक या दिसंबर तक हो जाना है, अगर तब तक कुछ ना हुआ तो फिर ये आपको हाइब्रिड मॉडल या फिर कुछ और ही सूरत हाल दिखाई देगी। ज़ाहिर है कि सूरत हाल जो है वो इंतहाई हालात बेहतर नहीं है। खेल के ज़रिए जो है बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, खेल को खेल समझा जाता, उसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। लेकिन भारत भी बेचारा मजबूर है कि उसके यहाँ बिकता ही सिर्फ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, चाहे वो इलेक्शंस हो या कोई, हमेशा वो पाकिस्तान मुखालफत में ही आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी और अब्दुल गफ्फार, दोनों हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम महीने में एक प्रोग्राम फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर ज़रूर करते हैं कि पाकिस्तान में जो फार्मा मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादती हुई है इस पूरी इंडस्ट्री के साथ कि यहाँ पर तकरीबन 13 साल जो है वो अद्वियात की कीमतों को फिक्स रखा गया और जो प्राइसिंग मेकैनिज़म है उसकी डीरेगुलेशन नहीं की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अद्वियात बनना बंद हो गई और इंतहाई ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो भी बनना बंद हो गई थी। जिसके बाद एक मार्केट के अंदर इन्फ्लक्स आया जाली अद्वियात का, स्मगल शुदा अद्वियात का, क्योंकि इस बीच में डॉलर महंगा हुआ, जो खाम माल है वो काफ़ी महंगा हो गया, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा महंगी हो गई। तो इन कंपनीज़ के लिए इन अद्विया की तैयारी मुनाफा बख्श नहीं रही। जैसे कि हर कोई कमर्शियल बिजनेस होता है, ज़ाहिर है कि वो प्रॉफिट के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। तो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा हमारे फार्मा सेक्टर के साथ। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है, जो नॉन इसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी प्राइसेस को डीरेगुलेट किया और उसके बड़े मस्बत असरात भी मुरतब हुए। पिछले 6 महीने में क्या सूरत हाल बेहतर हुई और अल्टीमेट टारगेट क्या है, जो एक्सपोर्ट्स जिस तरीके से बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा एक हदफ है, उसके ऊपर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन खालिद मिसबा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। ये बताइए कि एक तवातुर के साथ हम सीरीज़ कर रहे हैं और हर महीने इस अहम सेक्टर को हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, तो ओवर द पीरियड कितनी बेहतरी आई है इस डीरेगुलेशन के हवाले से, नॉन एसेंशियल जो आइटम्स थे आपके, नॉन एसेंशियल अद्वियात पे? once again for this important opportunity and you are right, ये बड़ा important और क्रिटिकल सेक्टर है हेल्थ केयर के हवाले से पाकिस्तान के अवाम के लिए, और वी आर थैंकफुल कि मीडिया इस चीज़ पे तवज्जो देता है और इस चीज़ को हाईलाइट करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, जिस तरह आपने इब्तिदाइये में कहा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों के बाद, बल्कि डेकेड्स के बाद एक बोल्ड डिसीजन ली, और जो इंटरनेशनल रेफरेंस के मुताबिक ली। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों बाद ये डिसीजन ली गई, दुनिया ने ये डिसीजन बहुत पहले ले ली गई थी, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि इंडस्ट्री को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि इस इंडस्ट्री की ना सिर्फ पाकिस्तान में सर्वाइवल है और बल्कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसमें मौका मिल गया है
कि हम एक्सपोर्ट के लिए और नई अद्वियात पाकिस्तान में भी मुतारफ़ कराएं, और उसकी वजह से ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, बल्कि एक साल के अगर पहला क्वार्टर देखें तो इस साल के पहले क्वार्टर में 31% एक्सपोर्ट बढ़ी है जो पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन हम सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, लोकल दवाइयों की अद्वियात की अवेलेबिलिटी जो शॉर्टेजेस हो गई थी, जिसकी वजह से काउंटरफीट जाली अद्वियात के आने का खदशा रहता है, स्मगल्ड अद्वियात के आने का खदशा रहता है, और ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, प्राइस तजावुज करके बेची जाती है चीज़ें, वो भी इसमें कवर होना शुरू हुई हैं। बट हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त एक ही है कि दुनिया ने ये पॉलिसीज 20 साल पहले अडॉप्ट की थी, हमने अभी इसी साल की हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी रहना, इसको मुसलसल बरकरार रखना सबसे ज़रूरी होगा आगे जाते हुए जी। ओके और ये कुछ कहा जा रहा है कि जनाब जो आपके एपीआईज हैं, जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं, वो 1600 के करीब है। पाकिस्तान में कोई नहीं बनता, सब आपका डिपेंडेंट फॉरेन या इंपोर्टेड उनके ऊपर ही होता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही होता है। एक ये क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के हवाले से, तो जनाब लोकली उनकी प्रोडक्शन भी तो होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। नहीं जी, उसमें भी जी बेहतरी आई है पाकिस्तान में 95%, जबकि आपने जो सही कहा कि रॉ मटेरियल जो है खाम माल वो है इंपोर्ट होता है, बट खाम माल के देखें इन्वेस्टमेंट तब की जाती है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है खाम माल की फैक्ट्रियां लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, और वो तब की जाती है जब आपको नज़र आ रहा हो कि ये इंडस्ट्री में आपके इतने बायर्स, इतने कस्टमर्स यानी कि अद्वियात बनाने वाले इदारे मौजूद हैं कि वो इस चीज़ को बेच भी सकें, और उस चीज़ का एक क्योंकि ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो रॉ मटेरियल की खाम माल की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए लार्ज स्केल में आपको इंडस्ट्रीज ज़्यादा यूनिट चाहिए। लेकिन जब ये नज़र आ रहा हो कि यूनिट खुदा न खास्ता बंद होने जा रही हैं, ये इन्वेस्टमेंट पुल आउट हो रही है, मल्टीनेशनल यहाँ से जा रही है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये डीरेगुलेशन की गई है और इसकी वजह से ये पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो जो गवर्नमेंट की ही एपीआई पॉलिसी है 2022 की, उसके मुताबिक इसमें भी ही इन्वेस्टमेंट आ रही है, और लोग इसमें भी मॉलिक्यूल्स ऐड होते जा रहे हैं, हर कुछ महीने बाद कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐड होते जा रहे हैं। और अगर तसलसल जिस तरह पहले कहा गया पॉलिसी का रहा, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी कभार नहीं रहता, तो तसलसल अगर रहेगा तो खाम माल की ही तरफ भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और खाम माल की तरफ भी बढ़ेगी। पंजाब गवर्नमेंट से हमारी इस हवाले में बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, हमारे इधर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ और उनकी टीम के साथ, और सीएम साहिबा से भी हमने टाइम मांगा हुआ है, और उसमें हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि पंजाब गवर्नमेंट सोच रही है पाकिस्तान में सबसे पहली फार्मा इंडस्ट्रियल जोन बनाने का। पाकिस्तान में कोई भी डेडिकेटेड फार्मा इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, और हम कोशिश लाहौर के इलाके में सबसे पहले, जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, पहली फार्मा जोन बनाई जाए। उसमें ना सिर्फ एपीआई के हवाले से बेनिफिट होगा, लेकिन थोड़ा सा लाहौर को भी बेनिफिट होगा, अच्छी और क्वालिटी की अद्वियात प्रोवाइड करने के लिए भी, और साथ साथ एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करने। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा लाहौर के ऊपर रहम कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो स्मोक की सूरत हाल है, उसमें जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वक्त वहां पर ये सारी जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको इम्बैलेंस करने में। थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकल के आप कीजिएगा सेटअप उसका। इसमें देखिए इमरान साहब, देखें हमारी इंडस्ट्री में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इंडस्ट्री पहले ही काफ़ी हद तक ग्रीन इंडस्ट्री है। इसमें ना सिर्फ सोलर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है, बल्कि हमारे पहले ही, बिकॉज ए फार्मास्यूटिकल का काम है, इसमें एक्सपोर्ट और लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से पानी, हवा, नॉइज पोल्यूशन, इन सारों का पहले से ही रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो पहले ही ग्रीन एनर्जी और उसकी तरफ तवज्जो दे रही है, अभी से नहीं, काफ़ी सालों से, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन की, ना सिर्फ यहाँ की बल्कि एक्सपोर्ट की भी, जिस वजह से इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में बहुत कम है। तो हम किसी किस्म का बर्डन ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में नहीं डालना चाहते, लेकिन उसके बावजूद वी फील कि लाहौर इज द राइट वे, बिकॉज लाहौर में पहले ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल की लगी हुई है, तो वही लोग हैं जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहाँ पर फिर एक्सपर्टीज मौजूद होगी। आपको इसमें टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं जो इस फील्ड में काम कर सकें, जो बैच मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, उनकी मौजूदगी जरूरी है। ये किसी भी शहर में हर जगह जाके ये इंडस्ट्री लगाई नहीं जा सकती, तो इसमें टेक्निकली साउंड लोग आपको चाहिए होते हैं। ओके, तो जो इंडस्ट्रीज इस वक्त लगी हुई हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जरा एक्सपेंशन की तरफ आते हैं, और उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा इस वक्त जो फिस्कल और मॉनेटरी साइड है हुकूमत की। पॉलिसी रेट इतने अरसे बाद हमने देखा कि जनाब 22-23% से अब नीचे आके 15% पर वो आ गया, और अब और भी मजीद कमी की बात की जा रही है। इसी तरीके से जो आपका डॉलर रुपये पैरिटी है वो भी 278 और 80 के दरमियान है। तो ये दोनों फिनोमिना किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना सपोर्टिंग है इस वक्त इस इंडस्ट्री के लिए, और जो एक्सपेंशन साइड है उनको लेकर? तो एक्सपेंशन की साइड के मतलब खास तौर पे डॉलर की स्टेबिलिटी, जो कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में देखने में आई है और आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें दो वजूहात हैं। एक, खाम माल की बात तो हमने पहले ही कही कि खाम माल यहाँ पर ज़्यादातर हमारा फिलहाल इंपोर्टेड होता है, आगे जाके इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी और लोकल प्रोडक्शन होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप डेवलप मार्केट्स की तरफ, एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो आपने उसमें जो लेटेस्ट क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट है या प्रोडक्शन मशीनरी है, वो जारी बात है पाकिस्तान में नहीं बनती, वो चाइना से, यूरोप से, जापान से, अमेरिका से इंपोर्ट होती है, जर्मनी से इंपोर्ट होती है। तो उसमें जारी बात है डॉलर
डॉलर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो डॉलर की अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो इंडस्ट्री जो जो एक्सपेंशन की तरफ या रेनोवेशन की तरफ या अपग्रेडेशन की तरफ जा रही हैं तो हम ज्यादा बेहतर मार्केट की तरफ जा सकेंगे। उसके लिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। लग यही रहा है बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम, बिकॉज गवर्नमेंट जो सख्ती कर रही है, अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कुछ एक्सपेंशन की तरफ या सपोर्टिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाने की कोशिश कर रही है दूसरे मुल्कों से, कि अगर सूरत हाल अगले 2-3 साल स्टेबल रही तो खासतौर पर फार्मा इंडस्ट्री के रेफरेंस से तो मैं जरूर कहूंगा, टुगेदर विद द बैंक मार्कअप की जो आपने बात कही है कि वो भी रिड्यूस हो रही है, इन्फ्लेशन में भी थोड़ी कमी आई है, कि इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री में हमारा टारगेट जो है कि हमने 5 साल के अंदर डॉलर पे इसकी एक्सपोर्ट लेके जानी है। और मैं अगेन ये बात करूंगा, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो कई दफा लोग ये समझते हैं कि हम लोकल मार्केट को भूल के देखें। जो जो इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी बल्कि लोकल मार्केट में भी प्लेयर ज्यादा आएंगे और अद्वियात की क्वालिटी और अद्वियात की अवेलेबिलिटी और साथ साथ प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे। खालिद साहब, ये सारी चीजें जो है इसके लिए इंतहाई जरूरी है कि डिजिटल फॉर्मेशन की तरफ जाया जाए आपकी इंडस्ट्री में भी, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंतहाई जरूरी है। तो अपने आप को अपग्रेड करना, मॉडिफाई करना इंतहाई जरूरी है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को लेकर आना, वरना जो हमारा कन्वेंशनल इस वक्त माहौल है उसके साथ ये सारे नंबर्स, ये ग्रोथ, ये प्रोस्पेरिटी शायद मुमकिन नहीं होगी। देखिए सब इसी को मद्देनजर रखते हुए जो बात आपने कही है, हमारी अभी अक्टूबर 2024 में कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में फार्मा एक्सपोर्ट समिट का इनेकाद हमने किया था, और उसमें हमारे जो स्पीकर्स मेन आए थे वो सऊदी अरेबिया के जो सबसे बिगेस्ट फंड है फार्मा इन्वेस्टमेंट का, $12 बिलियन की वो हेड कर रही हैं, पाकिस्तानी शख्सियतें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एक्सपर्ट हैं। हमने उन्हीं को मदऊ किया था जो हमारे मेन स्पीकर थे। उसमें हमारे डॉक्टर मुख्तार भरत जो कोऑर्डिनेटर टू PM ऑन हेल्थ हैं, चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ गिलानी साहब, मिनिस्टर कॉमर्स जाम कमाल साहब भी आए थे। उन सारों ने सेशंस डिफरेंट अटेंड किए। तो हमारा फोकस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन जिसकी आपने बात की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ही था। ज़ाहिर बात है जी, हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा दुनिया से पीछे होते हैं, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में हमने हमारे इस वक्त जो नई टीम आई है तौकीरुल हक साहब की, और जो हमारे पिछले सारे फॉर्मर चेयरमैन, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, जोनल चेयरमैन, हम सबकी ये काविश है कि इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट हम इसमें पीछे ना रहें और दुनिया के साथ साथ मुताबिकत से चलें, ताकि हम पीछे ना रह जाएं। सर, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेकिन जरूर कहूंगा कि कुछ चीजों अनफॉर्चुनेटली स्टैग्नेंट हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल इस वक्त स्मॉग की सूरत हाल है, उस रेफरेंस से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जारी बात है, नज़ला, जुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम्स, फेफड़ों की प्रॉब्लम जो होती है, उसके हवाले से अद्वियात की शॉर्टेज का जिक्र किया जाता है। अब देखें उसमें हमारे कुछ आइटम्स हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज हैं, इसमें आप भी जानते हैं, आपसे कई दफा इस सिलसिले में बात हुई है। तो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज के हवाले से अब इस वक्त फेडरल सेक्रेटरी नारकोटिक कंट्रोल कोई नहीं है। एक एडिशनल चार्ज दिया गया था एक फेडरल सेक्रेटरी को और उन्होंने 3 महीने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो मौजूद नहीं है। अब ये सारे कोटे यही वो सारी चीजें हैं, यही वो सारी इनएफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है पाकिस्तान में मुतासिर हो रहा है। जो ड्यू पॉलिसीज हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की फिस्कल और मॉनेटरी मैनेजमेंट है, वो अगर चीज़ें बेहतर हैं तो यहाँ पे फिर पॉलिसी साइड को भी, और जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको भी चेक करना पड़ेगा, ताकि उसके साथ ही एक एफर्ट होती है जिसको आप कहते हैं कि एक कंसोलिडेटेड एफर्ट उसके साथ आगे बढ़ा जाए, तभी ये सारी चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खालिद मिसबा जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।